हमने लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 4, उसका पार्ट 2 आज मैं करा रही हूँ। अब उस ऊष्मा नाम है उसका, ऊष्मा का मतलब गर्मी होती है। उसमें मैंने आपको गर्म, ठंडा और डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी के बारे में बताया था। उसके बाद हम कर रहे थे बेटा सुचालक और कुचालक। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने देते हैं वो क्या होते हैं? सुचालक। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर। और जो अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कुचालक। और कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ये भी याद रखना बेटा, कुचालकों को हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं। और कुचालक के एग्जाम्पल है प्लास्टिक और लकड़ी। इनमें से देखा होगा बेटा आपने, करंट पास नहीं होता। जब हमें बिजली की तार को कुछ करना होता है तो हम क्या कहते हैं? लकड़ी से लगा दो बेटा, है ना, डायरेक्ट हाथ से मत टच करो। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। आपको पता है जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। ये भी अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाए। तो फिर इसमें गर्म कैसे हो जाते हैं बेटा? आपने देखा होगा जल गर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का पता लगाने के लिए हम ये क्रियाकलाप करेंगे। देखो, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। ये दिख रहा है बेटा, ये गोल पेंदे का फ्लास्क है, इसको फ्लास्क कहते हैं। अगर ये ना हो तो हम बीकर भी ले सकते हैं ऐसे, और घर में तो आप कांच का गिलास भी ले सकते हो। ये बीकर होता है बेटा ऐसा। इसे जल से 2/3 भरिए, मतलब जैसे टोटल 3 हिस्से हैं तो उसमें से 2 हिस्से भर दीजिए। 2/3 ऐसे होता है बेटा, 2/3। 3 में से 2 हिस्से भर दो। जैसे ये 3 हिस्से टोटल, तो 2 हिस्से पानी भर दिया। इसको किसी तिपाई पर रखिए। ये दिख रही है आपको, ये जो नीचे लगी हुई है बेटा, ये क्या है? ये जो नीचे है यहाँ पर, ये क्या है? 3 पैरों वाली ये तिपाई होती है। तिपाई मतलब 3 पैर वाली। अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। ये मोमबत्ती से हमें क्या करना है? गर्म करना है। ये यहाँ पे बुनसन बर्नर लगाया हुआ बेटा। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप लैब में देखोगे इसे, ठीक है, साइंस लोगे तो आप। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। अब देखो, पहले हमने क्या करना है? फ्लास्क को रखना है, उसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म करना है, और फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। अब देख रहे हो आप, फ्लास्क में जल क्या है? ऊपर नीचे होने लगता है बेटा, बुलबुले उठने लगते हैं। देखा है ना आपने ऐसे? एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंडे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। स्ट्रो मतलब चिमटी सी होती है। चिमटे की सहायता से, चिमटी जो छोटी सी चिमटी होती है बेटा, उसकी सहायता से हमने क्या रखना है? पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल। जो ये दिख रहा है बेटा आपको इसके बीच में, देखो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ बेटा एक बार दूसरे निशान से। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। और जो ये नीचे वाली है ये क्या है? तिपाई है। और ये ऊपर वाला क्या है बेटा? फ्लास्क है। ये पूरा, ये जो यहाँ बना हुआ है ये पूरा क्या है? फ्लास्क है, ठीक है। ऐसे होता है ये मटके जैसा सा, जिसमें मछली रखी होती है। आपने देखा होगा बेटा, दुकानों में मछली भी रखी होती है ऐसे में। अब हमने क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रख दिया। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अब क्या करना है? हमने मोमबत्ती को जला देना है। अब इसे हमने क्या करना है? गर्म करना है। पहले पानी डाला, पानी को फिर हमने क्या किया? स्थिर होने देना है, मतलब हिलना नहीं चाहिए। और फिर चिमटी से एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला इसके अंदर। अब मोमबत्ती से इसको हम नीचे से गर्म करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। दिख रहा है बेटा, इसका चित्र बना सकते हो आप। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है बेटा? ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। मतलब नीचे से आप कोई भी बर्तन रखोगे तो पहले बेटा क्या होगा? नीचे ये ज्वाला दिख रही है यहाँ पे आपको, ये येलो और रेड में, तो यहाँ से ये नीचे का हिस्सा गर्म होने लगेगा। जो इसके फ्लास्क के नीचे का पानी है वो पहले गर्म होगा। सबसे पहले गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। पहले जो गर्म नीचे वाला होगा वो ऊपर उठेगा बेटा, और फिर वो जो ठंडा है वो नीचे आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। इस तरह से बेटा ये जल गर्म होता रहता है। पूरा जल जब गर्म हो जाता है, ये हमने जब प्रक्रिया, तब ये प्रक्रिया रोकनी है जब सारा जल गर्म हो
ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन। संवहन का मतलब जैसे बेटा आप ट्रांसपोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, ऐसे ही ये पानी गर्म होकर ऊपर उठता रहता है और ठंडा पानी नीचे आता रहता है और फिर से ये गर्म होता रहता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? इससे क्या हो रही है? ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो इसको हम कहते हैं संवहन। याद रखना है बेटा, ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? संवहन। अब वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अभी हमने बेटा आपको बताया है जल में ऊष्मा का स्थानांतरण। तो क्या पढ़ा हमने बेटा यहाँ पे? जल में ऊष्मा का स्थानांतरण। उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देखेंगे वायु में ऊष्मा का, वायु मतलब हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है। इसमें भी यही बात है बेटा, ये गर्म होकर वायु क्या होती है? ऊपर उठती जाती है। अब देखो बेटा, जो ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्या होता है? वायु फिर गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। जैसे पानी देखा था आपने, पानी गर्म होता है, ठंडा पानी नीचे आ जाता है, फिर वो भी गर्म हो जाता है। ऐसे वायु भी बेटा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये है, एक मोमबत्ती जलाइए। ये तो सब कर सकते हैं बेटा अपने घर में। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर, एक मोमबत्ती जलानी है, हाथ को ज्वाला के ऊपर, दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। देखो बेटा ऐसे साइड में, ये पार्श्व मतलब साइड में रखिए और ये ऊपर रखिए। तो आपको क्या देखोगे? क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों है? तो किस हाथ में गर्मी लगेगी बेटा? जो ऊपर की ओर है, क्योंकि वायु गर्म होकर कहाँ उठेगी? ऊपर की ओर। तो हमारा ऊपर वाला हाथ गर्मी अनुभव करेगा, क्योंकि साइड में जो संवहन की प्रक्रिया नहीं होती है। सावधान अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए, जिससे कि वे जले नहीं। और हाथ को बेटा आपने इतना पास नहीं रखना कि जल ही जाए। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म अनुभव करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा। तथापि पार्श्व मतलब साइड की, ये साइड वाली बेटा वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। पार्श्व की वायु गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ये तो पता है बेटा आपको, धरती जो है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। तो समुद्र से क्या बहती है? ठंडी वायु। कहाँ बहती है? स्थल की ओर। और स्थल से क्या बहती है बेटा? गर्म वायु। कहाँ बहती है? जल की ओर, है ना। तो पूरे दिन यही प्रक्रिया होती रहती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समुद्र की ओर से आने वाली, और मतलब समुद्र की तरफ से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। इसलिए वहाँ पे खिड़कियाँ कहाँ बनाते हैं बेटा? तटीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे समुद्र है। जैसे मुंबई में है, गोवा में है, तो वहाँ पे कहाँ बनाते हैं हम खिड़कियाँ? समुद्र की ओर। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और रात में क्या होता है? उल्टा हो जाता है इसकी। जैसे सुबह क्या होता है? समुद्र की ओर से ठंडी वायु आती है, जल की ओर से गर्म, जो स्थल होता है, धरती होती है, भूमि होती है, उसकी ओर से गर्म वायु जाती है। और रात में क्या होता है बेटा? समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो समुद्र की तरफ से क्या होती है बेटा? गर्म आएगी और स्थल की ओर से ठंडी वायु आएगी। पहले स्थल की ओर से क्या थी? गर्म वायु। अब स्थल की ओर से क्या है? ठंडी वायु। रात को उल्टा हो जाता है। देखो बेटा, यहाँ जा रहा है ठंडे से गर्म हो रहा है ना, और ये गर्म से ठंडा। यहाँ पे क्या रहा है? गर्म और ठंडा। ये विपरीत प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ पे समुद्र समीर और थल समीर आपको ये दिखा रखा है। सुबह ये ठंडा हो गया और रात को ये गर्म हो गया बेटा। अब जो थल की ओर से चलेगी, मतलब भूमि की ओर से चलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? थल समीर कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? थल समीर, जो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? चालन तथा संवहन द्वारा।
अब देखो बेटा, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी लगती है। पता है आपको, जब हम धूप में खड़े होंगे तो क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन तथा स्वहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। अब चालन किस में था बेटा, ठोस चीज़ों में, और स्वहन किस में था, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ था। और चालन ठोस चीज़ों में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हमने चालन कहा था। इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो क्या, कौन दोनों में बेटा, ठोस में और जल में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है, माध्यम। माध्यम मतलब बीच में कोई चीज़ होनी चाहिए। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए क्या है बेटा, सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा पहुंचती है जिसे विकर्ण कहते हैं। अब सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण, विकिरण कहते हैं। तो 3 प्रक्रम हमने पढ़े, चालन, स्वहन और विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये याद रखना है, विकिरण से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इसमें जल और वायु की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अब देखो बेटा, यदि हम किसी हीटर के सामने बैठे हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हीटर के सामने जब हम बैठते हैं तो हमें ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है, विकिरण द्वारा। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। अब जैसे हमने कोई गर्म बर्तन रखा नीचे, तो उससे क्या होगी, विकिरण होगी, ऊष्मा की विकिरण होगी, और वो कहाँ जाएगी, हमारे वातावरण में, जहाँ हम रह रहे हैं वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। और हमारे शरीर से भी बेटा क्या होती है, ऊष्मा निकलती रहती है। वो भी किस प्रक्रिया द्वारा होती है, विकिरण द्वारा ही होती है। और वो कहाँ जाती रहती है, वायुमंडल में। और वायुमंडल से हम क्या लेते रहते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते रहते हैं। जैसे जो सूर्य से धूप आ रही है तो वो क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है और हमें वो पूरे दिन गर्मी लगती रहती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जो भी गर्म पिंड है वो किसके रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, विकिरित मतलब फैलाना, बिखेर देना। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। ऊष्मा विकिरण बेटा किसी चीज़ से टकराएंगी तो उनका कुछ भाग क्या होगा, परावर्तित होगा, मतलब लौट कर वापस आ जाता है। कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ उनके द्वारा अवशोषित मतलब अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। परागत मतलब वापस चला जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ता है। अब जैसे बेटा सूर्य की गर्मी किसी पर लग रही है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। अब उसने क्या कर ली, वो अवशोषित कर ली ऊष्मा को। जब अवशोषित कर ली तो वो चीज़ क्या हो गई, गर्म हो गई। ऐसे हमारा शरीर भी क्या कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और हम गर्मियों में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, ऊष्मा से बचने के लिए। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, अब आपको ये पहले भी बताया था बेटा, गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाएं। अब इसका पता लगाएंगे बेटा हम। देखो, टिन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। ये दिख रहे हैं बेटा आपको, 2 डिब्बे दिख रहे हैं। इनमें एक के बाहरी पृष्ठ को काला, ये काला कर दिया, दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद, ये सफ़ेद दिख रहा है बेटा। दोनों डब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए, उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। ये तो आप कर सकते हो बेटा, 2 बर्तन ले लोगे, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। नहीं है तो उस पर काला पेंट कर दीजिए। दोनों डब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में अंतर पाते हैं? अब जो बेटा हरे रंग का होगा उसमें ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस वाले में क्या होगा, ताप ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम तापमान मापेंगे दोनों के पानी का तो गहरे वाले रंग के डिब्बे का पानी का ताप ज़्यादा होगा। किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है, केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। अब देखो क्रियाकलाप नेक्स्ट करेंगे हम। 4.2 में बेटा हमने क्या किया, उपयोग किए गए दोनों डब्बे लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरिए। अब दोनों में क्या करना है बेटा, हमने गर्म जल भरना है समान ताप का। जो हमने यहाँ पे 2 डब्बे लिए थे पिछली ये क्रियाकलाप में, देखा आपने, ये एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का है ना। यही 2 डब्बे लेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इसमें दोनों में हमने समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरना है, यानी कि लगभग
60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसका तापमान, उस जल को हमने लेना है। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। अब या तो दोनों को कमरे में रखना है या छाया में रखना है, और दोनों डिब्बों में 10-15 मिनट के बाद हमने जल का ताप ज्ञात करना है। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। तो क्या करते हैं बेटा, गहरे रंग के पृष्ठ क्या करते हैं, अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में क्या होते हैं, गहरे रंग के वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। और हल्के रंग के कपड़े किस में पहनना अच्छा लगता है, गर्मियों के मौसम में, है ना बेटा। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े क्या होते हैं, ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। तो गर्मियों में हम हल्के रंग के और सर्दियों में गहरे रंग के क्यों पहनते हैं बेटा, इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चला। जिस डिब्बे का रंग काला था उसका तापमान क्या हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ, जिसका वाइट था उसका तापमान ज़्यादा कम हुआ, मतलब हल्के रंग का तापमान कम हुआ। तो गर्मियों में हम गर्मी से बचना चाहते हैं, यानी कि ताप कम करना चाहते हैं, इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, याद रहेगा बेटा। और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े। अब देखो, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, उष्ण मतलब गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी है।